नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भूकंप की। इस मुद्दे पर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि तुर्की सीरिया में आए सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग घायल हुए हैं और जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। हजारों इमारतें तबाह हो गईं। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही भारत ने एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों के साथ राहत सामग्री का पहला दल तुर्की भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। वैसे भूकंप का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत में भी विनाशकारी भूकंपों का इतिहास रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 59% हिस्सा भूकंप की चपेट में है और कम से कम 38 शहर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में आते हैं। इनमें कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र, कच्छ रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात तुर्की सीरिया में आए भूकंप की करेंगे। साथ ही भूकंप को लेकर भारत के सामने खतरे और बचाव की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर वसंत मत सागर जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। वसंत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जेएनयू के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी से। सौमित्र जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर चंदन घोष जी। चंदन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत प्रोफेसर वसंत जी मैं आपसे करूंगा। तुर्की और सीरिया के भूकंप ने दुनिया के सामने एक बार फिर से एक बड़े खतरे का संकेत दे दिया है। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि धरती में जो उथल पुथल हो रही है उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है, तुर्की में जो भूकंप आया वो क्यों आया और तबाही जो हुई है उसके पीछे वजह क्या है। क्या एनाटोलियन प्लेट के चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई है? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? जी हाँ, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी धरती के ऊपर काफी सारे प्लेट्स हैं और वो हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते रहते हैं और उस वजह से भूकंप आते हैं। लेकिन इस जगह पर हालांकि 3 प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इतना बड़ा भूकंप इसके पहले नहीं आया था। तो इन प्लेटों की मूवमेंट की वजह से जो भूकंप आते हैं उनको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक ही है। हाँ, इस जगह पर इतनी तबाही मचने का कारण भूकंप ही है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उसमें तबाही मचने का जो कारण है वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो क्षति पहुंची है उस वजह से जो लोगों की जानें गई हैं वो उसका मुख्य कारण है। वैसे तो ये प्लेट्स मूव करते रहती हैं और वो हमेशा ही करती रही हैं। जैसे कि पहले वो साउथ पोल की तरफ, वहां से मूव होते होते वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। ये तो एक प्राकृतिक चीजें होती रही है, लेकिन जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर भूकंप के लिए डिजाइन नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इस तरह से क्षति वो पहुंची है और उस वजह से लोगों की जाने गई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भूकंप इटसेल्फ किसी की जान नहीं लेता है। भूकंप के दौरान जो स्ट्रक्चर्स को क्षति पहुंचती है, जो स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं, उस वजह से लोगों की जाने जाती है। तो हम इसे बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही लोगों की जान जाने की वजह है। जी, जाहिर सी बात है, बहुमंजिला इमारतें अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा कई बार साबित हुआ है जब जब भूकंप आया है। लेकिन चंदन जी, अगर बात मैं तुर्की की करूं, तुर्की के आसपास अक्सर इस प्रकार के भूकंप आते रहते हैं। पिछले 24 सालों में 18,000 लोगों की मौत हुई है तुर्की और उसके आसपास भूकंप के चलते। आप क्या वजह देखते हैं? क्योंकि यह मुद्दा केवल तुर्की या सीरिया का नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने भूकंप का एक खतरा अक्सर खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? जैसे कि प्रोफेसर बसंत ने बताई है, भूकंप मारती नहीं है। ऐसे भूकंप से आघात होने पर जो इमारत जो है हम जिस तरह से बनाते हैं उसके चलते जो है लोगों का मौत होते हैं। और इस विषय में जो उस एरिया में बहुत
मतलब 40 लाख 50 लाख लोग रहते हैं। और वो जो एरिया जो है तुर्की एरिया में, वो ऑलरेडी पिछले 1966 से उस एरिया को भूकंप प्रॉन हैजार्ड मैपिंग से चिन्हित किया गया है। और इसमें जैसे जिस तरह से इमारत बनाया जा रहा है, जैसे इनका वेस्ट, जैसे 1999 में जब भूकंप हुआ था उसके बाद तुर्की ने एक बहुत अच्छा उनका रिकंस्ट्रक्शन कार्यक्रम किया है। उसके बाद जो भी नया इमारत उन्होंने बनाया है, उन्होंने दुनिया भर में एक सीख ये दिया है लेसन, क्या कैसे भूकंप निरोधी मकान बनाया जाए, और उस तरह से नेशन वाइड उन्होंने प्रोग्राम किया था। लेकिन इस पार्ट में जहाँ पे 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत है और इसमें जो इमारत ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कंसंट्रेट नहीं किया है, ऑल्दो इसको ऑलरेडी चिन्हित किया गया है। लेकिन इतना सारे इमारत जो है इस तरह से 7.8 अर्थक्वेक बहुत रेयर है, इवन जापान में भी रेयर है। लेकिन उसका अगर भारत के साथ हम तुलना करेंगे, इंडिया में इससे भी बड़ा अर्थक्वेक हुए हैं 1950 से पहले। और तो इसलिए हमें जो ऐसा लगता है जो 1966 से इनका जो कोडल प्रोविज़न है, जैसे अपने कंट्री में भी 1962 से बिल्डिंग कोड है और उसका रिवीजन भी किया है। मैं चंदन जी इस भारत का जो मुद्दा है वो भी अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में भी जो भूकंप का इतिहास है वो काफ़ी भयानक रहा है। इसके हर पहलू को मैं समझूंगा, क्योंकि जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो भारत में भी हैं, कितना खतरा है उनसे जब भूकंप इस स्थिति का आएगा या आता है, मैं उन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। लेकिन सौमित्र मुखर्जी जी, पहले मैं दुनिया की बात पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि दिक्कत जापान के सामने भी आती है, तुर्की के सामने भी आती है, दुनिया के कई दूसरे देश हैं जहां पर जब भी धरती डोलती है तो तबाही लेकर आती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स है, तो उसको समझने से पहले हमें जो उसका पूर्वानुमान वो करने की आवश्यकता है। जैसे आप टर्की का अगर भूकंप ग्रसित जगह के तौर पर अगर आप देखें तो सन 1939 से लेकर के और आज तक वहाँ 10 बड़े भूकंप आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ सीख लिया था। और 2011 का जो भूकंप आया था उस पर वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वो भूकंप भी इतनी बड़ी वाली भूकंप नहीं थी, 7.8 रिक्टर स्केल की नहीं थी जी। लेकिन यह है कि उनकी जो बिल्डिंग्स बने हैं, तो मेरे हिसाब से जो बिल्डिंग की जो कोड बननी चाहिए था उस हिसाब से वो 7.8 या उससे ज़्यादा रिक्टर स्केल का जो भूकंप अगर आए उसको सहन करने की शक्ति वाले जो बिल्डिंग जो है शायद वहाँ नहीं बनी थी। लेकिन अगर हम जाते हैं यूएसए में, जाते हैं यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, तो वहाँ जो धरती का सबसे बड़ा फॉल्ट है वो वहीं पर है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जी। और सन 1997 में वहाँ एक भूवैज्ञानिक उन्होंने एक उसके पैरेलल एक नए फॉल्ट का आविष्कार किया लैंडसैट सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से। उसके बाद वहाँ की जो सरकार है वो उनकी बात को सुनी और वहाँ की बिल्डिंग कोड को तुरंत उन्होंने बदला, और उसके बाद जो भूकंप आया था वो लगभग 6.5 रिक्टर स्केल का था और वहाँ पर ज़्यादा जान माल की कोई भी क्षति नहीं हुई। तो मेरा कहने का ये है कि भूकंप आने से पहले उसकी प्लानिंग जरूरत है जी। एक बार भूकंप आ गया फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके आने से पहले उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम वो करना ज्यादा आवश्यक, उसको करने की ज्यादा आवश्यकता है। जैसे भारतवर्ष में अभी भी देखा जा रहा है हिमालयन एरिया में कई जगह जो है जमीन धंस रही है जी। तो लेकिन हमें उसको भी टेक्टोनिक अर्थक्वेक से जोड़ करके ही देखना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं उससे हमें लगता है कि ये जो स्ट्रेस है वो रिलीज होती रहती है और बड़े भूकंप के आने की आशंका को वो कम कर देती है। जी बिल्कुल। वसंत जी, अगर बात दुनिया की जाए, तुर्की सीरिया के साथ दुनिया की बात की जाए, क्योंकि यह मुद्दा किसी एक देश का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। जब भी भूकंप आता है और इस तरह की तबाही लाता है तो दुनिया एक साथ खड़े होकर उस प्रभावित देश की मदद करती है, जैसे भारत सहित तमाम देश इस समय तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने राहत दल भेजा है तुर्की। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, भूकंप का पूर्वानुमान लगाना पहले से पता लग सकता है क्या? इसको लेकर दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है, क्या अनुसंधान हो रहा है? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं।
बहुत समय पहले से ये कहा जाता था कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हालांकि अभी कुछ नए संशोधन इस तरह से आए हैं जिसके जरिए उसका कुछ अनुमान लगाया जाना संभव है। अगर हम इसी तुर्की और सीरिया वाला भूकंप की बात करें तो किसी वैज्ञानिक ने ये प्रेडिक्शन किया था, इस पूर्वानुमान लगाया था कि इस तरह के भूकंप आने की संभावना है। अब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले सेंसर्स अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से, और जिस तरह से हम मशीन लर्निंग की आजकल बात कर रहे हैं, इस तरह के नए टेक्नोलॉजी जब इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आ जाएंगे, उस वक्त हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में अगर बात करूं कि भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं, तो मैं ऐसे कह नहीं सकता कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर, कुछ समय के अंदर भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की संभावनाएं हैं वैज्ञानिक तौर पर। जी चंद्र जी, मुद्दा बहुत अहम है। विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है। ये पहलू जो है कि पूर्वानुमान कि पहले से अगर पता लग सकता है या नहीं लग सकता है, कि इस दिशा में क्या शोध दुनिया में या भारत में किस तरह के शोध चल रहे हैं? हाँ, दुनिया में बोले तो पहले आता है जापान ने इस विषय में जो है, जैसे रेलवे लाइन है, गैस पाइपलाइन है, उनका न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है, पूरा कंट्री में कई हज़ारों सेस्मिक स्टेशन जो लगा के रखे हैं, और उसको प्रत्यक्ष रूप से भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है, शोध भी किया है, और उसके हिसाब से जैसे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा उन्होंने 1995 कोबे अर्थक्वेक के बाद उन्होंने बोला है कि अर्ली वार्निंग देना, लेकिन अर्ली वार्निंग तभी संभव है जब ये सारे सिस्टम उसमें मौजूद होगा। लेकिन इस बार जो टर्की में जो अर्थक्वेक हुए हैं, वहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे हुए हैं, तो वहाँ पे जब हुए हैं तो एपिसेंटर बिल्कुल सिटी एरिया में है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसमें उसके लिए अर्ली वार्निंग देना, और अर्ली वार्निंग जैसे 1 सेकेंड पहले अर्ली वार्निंग देने से कुछ नहीं होगा। और इस बार जो भूकंप आया है अर्ली मॉर्निंग में 4:17 में, तो उसमें जब अर्ली वार्निंग का जो हिसाब देंगे भी सारे लोग उसमें बिल्डिंग में होंगे, तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड अर्ली वार्निंग देने से नहीं चलेगा। लेकिन 10 सेकेंड में ऑलरेडी भूकंप ट्रेवल हो चुका है कम से कम 30-35 किलोमीटर। तो ये जो जिस एरिया में भूकंप आया है, तो इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे उसमें कुछ सिचुएशन ऐसा है, कम से कम 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक समय मिले तब कुछ कर सकते हैं। लेकिन रात को जब भूकंप आता है, भूकंप किसी को बोल के नहीं आता है, इस विषय में कोई शोध करके भी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए जो भूकंप का आने का सूचना डिपेंड करेगा वो कहाँ पे भूकंप का एपिसेंटर है। जी, जाहिर सी बात है, शोध हो रहा है, कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी इंसान के बस में नहीं है। लेकिन बचाव एक रास्ता हो सकता है, उस बचाव पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन वसंत जी, एक मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात सही है कि प्रकृति पर बस नहीं है इंसान का, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं या कुछ भूकंप जैसी स्थिति तब बन जाती है जब मैन मेड यानी इंसान के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है, भले वो चाहे सुरंग का मसला हो या दूसरे ऐसे निर्माण कार्य हो, उसके चलते भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है क्या? जी, इस तरह के भूकंप के जो झटके हैं वो किसी मैनमेड सिचुएशन से भी हो सकते हैं, बट उसकी जो मात्रा है बहुत कम होती है। जैसे कहीं पर अगर ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो भूकंप जैसी सिचुएशन निर्माण हो सकती है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो लोकल एरिया में जो फील होती है उतनी ही है, और उसका ज्यादा इफेक्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं आता है अगर वो बहुत बड़ा ब्लास्ट ना हो। उसमें भी अगर अंडरग्राउंड ब्लास्ट होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी इसके मुकाबले कि अगर वो हवा में होता है। और दूसरा एक होता है कि जहाँ पर लावा इरप्ट होता है वहां पर भी भूकंप के महसूस किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों की भी जो संख्या है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक से बहुत कम होती है। ज्यादा से
भूकंप के जो वजह है वो टेक्टोनिक प्लेट है, वो सारे टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ही हैं। अगर मैं अंदाजन कहूँ तो लगभग 95% भूकंप जो है वो सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से होते हैं। बाकी वाले जो अर्थक्वेक्स है सारों को मैं अगर इकट्ठा कर लूँ तो 5% से ज्यादा वो नहीं होते हैं। जो चौथा एक रीजन होता है जिसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेismicity कहते हैं, कि कहीं पर अगर पानी बहुत ज्यादा स्टोर किया हुआ है जैसे डैम्स के पीछे, तो उसकी वजह से कुछ भूकंप को ट्रिगर मिल सकता है। हालांकि इसका भी संख्या बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या में भूकंप होते हैं वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। जी बिल्कुल। सौमित मुखर्जी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा भूकंप का है। जाहिर तौर पर भूकंप कहीं भी आता है, दुनिया के हर देश के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। भारत में भी भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है, बड़े विनाशकारी भूकंप भारत ने देखे हैं। इसलिए मेरी चर्चा अब भारत पर केंद्रित है। 7.8 तीव्रता का भूकंप तुर्की और सीरिया में आया, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा तबाही उन इलाकों में हुई जहां पर बहुमंजिला इमारतें थी और सघन आबादी थी। यह स्थिति भारत में तमाम शहरों में है। अगर 7.8 तीव्रता का भूकंप भारत के सामने आया या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तो हम कितने तैयार हैं? कितनी तीव्रता का भूकंप आते रहे हैं? इतिहास क्या कहता है? देखिए, इसको अगर मर्सिली स्केल से अगर हम आके, जिसकी 2 स्केल होती है, एक तो रिक्टर स्केल होता है जिससे भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं, और दूसरा है कि जन धन की जो हानि होती है उसको मर्सिली स्केल से नापते हैं कि कितना हानि हुई है जी, ह्यूमन लॉस। तो उसको अगर हम देखें तो सन 1960 में जो दिल्ली में एक भूकंप आया था उसका एपिसेंटर था करोल बाग, और उसकी तीव्रता थी लगभग 5.9 या 6 रिक्टर स्केल। लेकिन उस समय हमारी सिस्टम इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जो भी डेटा अवेलेबल थी उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान नहीं हुई थी। लेकिन आज के डेट में अगर 5.5 रिक्टर स्केल के भी अर्थक्वेक अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह में आ जाए तो जाहिर है कि जान माल की नुकसान काफ़ी होगी, क्योंकि पहले ज़माने में हाई राइज बिल्डिंग होते नहीं थे इतने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो घनी आबादी, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि शायद भूकंप से आदमी की मौत नहीं होती है, ये बिल्डिंग से आदमी की मौत होती है। और वो इसलिए नहीं कि वो बिल्डिंग बनाया है, भाई आदमी को रहने के लिए तो बिल्डिंग चाहिए जी, लेकिन उसमें यह है कि प्रॉपर बिल्डिंग कोड को डेवलप किया जाए और उसको उस हिसाब से उसका जो है जो भी सीमेंट या सरिया जिसका भी जो तकनीकी जो विशेषज्ञ जो है इस बारे में, जो इंजीनियरिंग विशेषज्ञ उसकी देख रेख में उस चीज़ को किया जाए, या जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी भी रेट्रोफिटिंग किया जाए जो कि भूकंप ग्रसित क्षेत्र में है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर इसको कहने के लिए तो है कि भाई बिल्डिंग को डेवलप किया गया है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो कई जगह की जो बिल्डिंग है उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है जी, तो बिल्डिंग कोड तो दूर की बात। तो सबसे पहले जो है हमें ईमानदार बनना पड़ेगा अपने काम में जी। अगर ईमानदारी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो तभी बिल्डिंग कोड डेवलप हो सकती है, उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकती है। नहीं तो फिर तो अगर भारतवर्ष में इतनी बड़ी भूकंप अगर आ गया फिर तो बस भगवान भरोसे ही है। क्योंकि जब तक हम अगर ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक हमें इस बात की जो दुस्वप्न आते रहेंगे कि अगर भूकंप आए तो क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे सारे बिल्डिंग अगर सक्षम है, लेकिन ये नहीं कि 7, 8, 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक को झेलने में, लेकिन जैसे 5, 6 तक के अगर उसको झेलने में भी सक्षम है तभी भी कुछ हद तक जान माल की सुरक्षा हो सकती है। तो बिल्डिंग की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, आर्किटेक्चरल डिजाइन और उसकी जो सिविल कंस्ट्रक्शन उस पर जोर देना चाहिए। और दूसरा यह है कि जो भूकंप ग्रसित क्षेत्र है उसका रीअप्रेजल बार बार होना चाहिए, और ये रीअप्रेजल सुदूर संवेदन की सहायता से किया जा सकता है। हमारे पास थर्मल सेंसर्स हैं, हमारे पास नियर इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, उससे हम ये देख सकते हैं कि कहीं अगर मान लीजिए कि जरूरत से ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो अगर सिंक कर रही है, अगर उसको पानी नहीं मिल रही है, इसका मतलब भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है अचानक जरूरत से ज़्यादा, या कहीं ऊपर आ रही है। जैसे 1997 में जो जबलपुर अर्थक्वेक हुआ था उसके पहले ये देखा गया था, जो जबलपुर का जो सिटी एरिया है तो वहाँ अचानक जो है पानी का लेवल बढ़ गया था, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। लोग बहुत खुश हो रहे थे
जी। लेकिन जो उसके पास का जो एडजेसेंट जंगल था, वहां पर जो है काफी हद तक पानी का लेवल नीचे चला गया था और वेजिटेशन सूख रहे थे, जो कि नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स से जिसको आंका गया। जी। तो इस तरह की चीजें का रिसर्च पहले हो चुका है, लेकिन उसको जब भूकंप आती है तब लोग जाग जाते हैं कि भाई ये रिसर्च करना है। लेकिन आज के डेट में इतनी बड़ी भूकंप भारतवर्ष में नहीं आई है। आज के डेट में अगर हम जाग जाएं और इस रिसर्च पर अधिक से अधिक अपना समय दें, हर रिसर्च में पैसा नहीं लगता है, क्योंकि सैटेलाइट जी, डेटा आजकल फ्री बिल्कुल। ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल। और उसमें जो है ये रिसर्च, बड़ा रिसर्च मतलब बड़ा पैसा नहीं, जी, बिल्कुल। बिना पैसे के भी रिसर्च किया बिल्कुल, जाता है। जाहिर तौर उस पर। रिसर्च के लिए सिर्फ जो है दिमाग की आवश्यकता है जी। और प्लानिंग की आवश्यकता है, जी, और इसका बिल्कुल। समाधान है। बिल्कुल, सरकार के स्तर पर लगातार कोशिशें इस प्रकार की होती रही हैं कि भूकंप प्रभावित जो बिल्कुल। क्षेत्र हैं, जहां पर भूकंप आ सकते हैं या आते हैं, उनमें बचाव कैसे किया जाए अगर ये स्थिति निर्मित भारत के सामने होती है या भारत के किसी शहर में ऐसी घटना घटती है। चंदन जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपदा प्रबंधन का, जो बाद में आता है, लेकिन भारत का 59% जो क्षेत्र है वो भूकंप प्रभावित माना जाता है। 38 शहर ऐसे हैं जो भूकंप प्रभावित माने जाते हैं। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? इस विषय में जानकारी के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जैसे NIDM के तरफ से और पूरा स्टेट में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। क्या भूकंप क्या है, कैसे होता है और कैसे भूकंप निरोधी IS कोड फॉलो करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, और उसके विषय में हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, बहुत अवेयर करते हैं थ्रू आउट द स्टेट। भूकंप एरिया जो 38 शहर में हम जा कर के इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन जैसे दिल्ली का बात हमेशा आता है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा बहुत छोटा सा इवन 2.4 और 2.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है और इसमें बोला जाता है। लेकिन जापान के साथ तुलना करेंगे, उन्होंने टेक्निकी व्यवस्था ऐसा किया है कि 6.5 और 7 मैग्नीट्यूड तक अगर कोई अर्थक्वेक आता है, उनका जो भूकंप निरोधी जो मकान का जो उनका जो व्यवस्थापना उन्होंने किया है, जी, ये बहुत उन्होंने चंद्र जी, एक सवाल बीच में मैं और जोड़ दूं इसमें, क्योंकि दिल्ली NCR में पिछले कुछ महीनों में 5-6 बार भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि उनकी तीव्रता कम थी, लेकिन अक्सर दिल्ली के आसपास ये झटके आते रहते हैं। वजह क्या है इसकी, और दिल्ली खासतौर से NCR के बचाव के लिए क्या आपका सुझाव है? दिल्ली में क्या है, दिल्ली में दोनों खतरा है। एक तो लोकल अर्थक्वेक जैसे 1960, 1966 में 5.6 और 5.5 अर्थक्वेक जैसे आए हैं, उसके चलते खतरा अब ज़्यादा होंगे, जैसे कि प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया है। और एक खतरा है हिमालय से, हिमालय यहाँ से करीब 220-30 किलोमीटर दूरी पर। और 7 एंड एबव अर्थक्वेक जब होता है हिमालय में होगा, तो दिल्ली में जो मकान बनाया है, स्पेशली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उस पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए अर्थक्वेक हमें महसूस होगा, तो इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ उसका जो इम्पैक्ट जो है देखा जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर क्षति पहुंचाने का संभावना है, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब बनाया जाता है उसमें भी टेक्निक है। उसमें ऐसा नहीं है सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर जाएंगे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, किस तरह से वो जब यहाँ पे जैसे हिमालय में जब 200-220 किलोमीटर दूरी पर 7+ मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होने का संभावना कई सेंचुरी से साइंटिस्ट बताया जा रहा है, ऐसे अर्थक्वेक होंगे, तब यहाँ का जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कंपन महसूस होगा। उसके हिसाब से वो कैसे परफॉर्म करेंगे उसका एक हमें अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे शोध होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। इवन 6 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग ऐसे बना करके हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जापान में भी होता है, USA में भी होता है। उसके हिसाब से दिखाया गया जो सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग है, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कि सॉफ्ट स्टोरी मतलब नीचे जो पार्किंग इस सवाल का उत्तर वसंत जी से ले लेता हूं। IIT दिल्ली से वसंत जी, बहुमंजिला इमारतों का मुद्दा काफी संवेदनशील हो जाता है भूकंप में। दिल्ली और उसके आसपास या देश के दूसरे जो शहर हैं, उनके बारे में आपकी क्या सलाह है? कितने ईमानदार हैं जो बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं, उनके बिल्डर या उनके निर्माता? ये भी काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो हमने देखे हैं, वो साइस्मिक रेजिस्टेंस व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करते हैं।
अब मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये उठाऊंगा कि जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स होते हैं जिनकी जरूरत भूकंप के इमीडिएटली आफ्टर ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनमें तो इस तरह की क्षति भी नहीं पहुंचनी चाहिए। जी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक हुआ है, वहां पर एक हॉस्पिटल बिल्डिंग ही गिर गई है। अब आप देखिए कि हॉस्पिटल बिल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत इसी वक्त है और उस वक्त ही वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड साइस्मिक डिजाइन होता है स्ट्रक्चर्स का, उसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग को कहा जाता है कि इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, मतलब भूकंप के तुरंत बाद उसको हम इस्तेमाल करना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि उसको ऑपरेशनल लेवल परफॉर्मेंस देना चाहिए। बिल्कुल। जब हो रहा है तब भी मरीजों को वहां से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल वसंत जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भूकंप का। जाहिर तौर पे सरकार अपने स्तर पे कदम उठाती है, लोगों को जागरूक भी करती है, इसके लिए तमाम योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लेकिन ज़रूरत जागरूकता की है, आपस में जागरूक रहने की है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।